याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम रहते आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना रहे थे। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल गांधी और एनसीपी को जिम्मेदार माना और माफी की मांग की। तो उधर कांग्रेस की भी सफाई आई और कहा कि उनके राज में तो याकूब को केवल दफनाया गया और इन्होंने इसको सजा दिया। अब पुलिस जांच के लिए कब्रिस्तान पहुंच चुकी है और दलील दी जा रही है कि कब्र के पास मार्बल कुछ साल पहले ही लगाया गया और लाइटिंग को हटाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये लाइटें हटाई जा रही हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कब्र को लेकर कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस कब्र की जहां पर अब बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि वहां पर लाइटिंग की गई, फूल बरसाए गए। उसके बाद मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची जांच के लिए। तो क्या वाकई कब्र को मजार बनाने की कोशिश उद्धव सरकार करी? बीजेपी क्या आरोप लगा रही, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में दो कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई। उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों के मज़ारे, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इन सारी बयानबाजी और सियासत के बीच पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, अभी भी जो पुलिस के कर्मचारी वो अंदर मौजूद हैं, जो लाइटें थी क्या उनको हटा लिया गया है और क्या टाइल हटाने की भी योजना है और जांच भी चलेगी? देखिए, मुंबई पुलिस के 4 कर्मी आए थे करीब 45 मिनट पहले और पूरी इलाके की जांच करके अब वो वापस चले गए हैं। कैमरे पे तो बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी दी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है और ये माना भी है कि हाँ, याकूब मेमन की जो कब्र थी उसके आसपास मार्बल लगाए गए हैं। जो मार्बल लगाए गए उसमें एक पतली एलईडी की पट्टी भी लगाई गई है जो रात को चमकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि ये जो मार्बल लगाए गए हैं ये 1-2 साल पहले नहीं बल्कि करीब 5-6 साल पहले लगाए गए थे। कारण मुंबई पुलिस ने यह दिया है, जो कि ट्रस्ट से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कई सालों पहले यहां पर एक बड़ा पेड़ था जो गिर गया, जिसके चलते याकूब मेमन परिवार के सदस्यों ने यह मांग करी कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए यहां पर उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट ने कहा या तो आप यहां पर सीमेंट लगा सकते हैं या फिर मार्बल लगा सकते हैं। इसकी छूट ट्रस्ट ने दी थी। उसके बाद परिवार ने पूरे कब्र के आसपास मार्बल लगा दिया और एक एलईडी की छोटी पट्टी भी लगाई। हालांकि अब मुंबई पुलिस का कहना है कि उस एलईडी की पट्टी को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लाइट्स की बात हो रही है, हेलोजन लाइट्स, जो बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स कब्र के आसपास लगाई गई थी। अमरावती से निर्दलीय सांसद
इस वक्त हमारे साथ नवनीत राणा जी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने का मामला सामने आया है, नवनीत जी, ये पूरा मामला प्रकाश में आप कह रही हैं कब आया, कैसे आया, ये तो जांच का विषय है, इस पर आगे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार वार पलटवार की स्थिति है, कांग्रेस को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? उन्हें इसमें बयानबाजी की क्या दिक्कत थी? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में वो भी तो एक गठ थे उनके महाविकास अघाड़ी के, तो मुझे लगता है जिन्होंने किया वो पहले ही कूदेंगे। तो गिल्टी है वो, ये आप ये कह रही हैं गिल्टी है इसीलिए बोल रहे हैं? ये 100% है, क्योंकि उन्होंने हमारी विचारधाराओं के साथ खेलने का काम ये महाविकास अघाड़ी ने किया है। क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसे लोगों को साथ नहीं दे सकती जो महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र लोगों को, और महाराष्ट्र में कोई भी जात धर्म के व्यक्ति हो, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको मारने तक की साजिश जिस टेररिस्ट ने की, उनकी कब्र सजाने का काम ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आगे इसका भी इन्वेस्टिगेशन हम करने जरूर लगाएंगे, और जिस वक्त ये आरोपी पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में पाएंगे, उनके साथ में याकूब मेमन जैसे व्यवहार उनके साथ भी होगा, ये निश्चिंत है। नवनीत जी, अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि परिवार ने कब्र सजाई, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि महाविकास अघाड़ी ने ये सब किया, उसको सजाया, वहां पूरी स्वतंत्रता दी एक आतंकी के कब्र पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करने का खेल है, ये बीजेपी वाले ही करते हैं और बाद में आरोप दूसरों पर मर देते हैं ताकि राजनीतिक माहौल बना पाए। सर, इसमें मैडम, इसमें हिंदू मुस्लिम करने का सब्जेक्ट तो ये महाविकास अघाड़ी ने किया है। आज जिनकी सत्ता है वो तो अयोध्या के लिए भी लड़े, वो राम भगवान के लिए भी लड़े, वो लोगों के सेफ्टी के लिए भी देश के लिए लड़ रहे हैं, आर्मी फोर्सेस को क्या जरूरत है उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार से काम कर रही है देश लेवल पे या राज्यों में, वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ना कि राइट्स करने के लिए। महाविकास अघाड़ी में, हमारे महाराष्ट्र में राइट्स हुए मैडम, वो महाविकास अघाड़ी ने करवाए हैं कि ये दोनों विचारधाराएं अलग की जाए और ये एक विचारधारा हमारे साथ आए और एक विचारधारा इनके साथ जाए। ये काम तो महाविकास अघाड़ी ने किए हैं। बीजेपी के लोगों को ये करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, क्योंकि देश के लेवल पे मेजॉरिटी में वो बैठे, राज्य में भी आज वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी जो तरीके से, सक्षम तरीके से हमारे महाराष्ट्र में आज ये 2 महीने से काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये जितनी भी चीजें ऐसे महाविकास अघाड़ी ने की हैं, वो एक एक को उखाड़ फेंकने का काम ये सरकार 100% करेगी। लव जिहाद को लेकर भी आप काफी ज्यादा मुखर हैं इन दिनों। कल भी हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप कह रही थी कि अचानक से लव जिहाद के मामले बढ़ने लगे हैं। ये दरअसल किस सोच का नतीजा है? इसके पीछे आप किसका हाथ मानती हैं? और क्या इन सब पूरे मामलों पर संज्ञान लेने की जल्द से जल्द जरूरत है? कल जिस मुद्दे पे मैं बहुत पुलिस स्टेशन तक पहुंची, और जब एक लड़की के पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं और 2 घंटे मेरे पास बैठ के रोते हैं कि हमारी लड़की को कोई भी परिस्थिति में उसे वापस लेके आइए, तो मुझे लगता है एक माँ होने के नाते, एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते वो भावना मेरी उनके साथ, और जिस भी परिवार के साथ ऐसा होगा उनके साथ मेरी भावना है, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और रात में वो लड़की को पाया भी जाता है, ढूंढा भी जाता है, और सेफली आज वो अमरावती भी पहुंचेगी। अगर मैं इतनी कड़क व्यवहार नहीं करती तो शायद पूरे महाराष्ट्र की जो सरकार है, हमारी सरकार ने आदेश दिए और हर स्टेशनों पे, हर बस स्थानकों पे उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, और रात में 10-11 बजे उस लड़की को सुरक्षा हमारे सामने आज वो अमरावती भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो इंटेलिजेंट बाहर की यंत्रणा जो काम कर रही है। ठीक है नवनीत जी, इस पूरे मुद्दे पर देखिए हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ये जो विवाद है याकूब की कब्र को लेकर, इसको लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 2015 में बीजेपी ने क्यों शव परिवार वालों को सौंपे, ये सब कुछ किया धराया बीजेपी का है, अब सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। 2015 में याकूब मेमन के कब्र को सजाया नहीं गया मैडम। 2014 से 19 तक जब तक बीजेपी की सरकार थी, तब तक याकूब मेमन की कब्र को किसी ने सजाने की हिम्मत भी नहीं की। अगर वो नहीं नवनीत जी, लेकिन एक आरोप तो ये लग रहा है ना कि 5 साल तक कब्र की खुदाई भी नहीं हुई। अमूमन 18 महीने में कब्र की खुदाई होती है, लेकिन 5 साल खुदाई नहीं हुई। वही मैं कह रही हूं, क्योंकि जब तक हमारी विचारधाराएं, ऐसी सरकार थी महाराष्ट्र में जो 2014 से 19 तक थी, वो लोगों की फीलिंग्स को कोई चीज में दुखाना नहीं चाहते थे। ये महाविकास अघाड़ी ऐसी सरकार 2-2.5 सालों में आई है जिन्होंने सिर्फ
डिवाइड करने का महाराष्ट्र को सोच रखा है और हिंदू विचारधाराओं की सरकारों को खत्म करने की जो सोच लेके वो आगे बढ़े, उनकी ही सरकार में ये सब हो सकता है। भाजपा सरकार और जब नवनीत जी 5 साल, ये 3 साल की बात आप 2019 तक, तब तो बीजेपी की भी सरकार थी ना 2015 से 19, तब 5 साल खुदाई, मैम 5 साल खुदाई नहीं हुई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, ये 2.5 सालों में इन्होंने परमिशन दी, ऑफिशियली उनको जगह दी होगी, ऑफिशियली हम उसी के तो इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं, किसकी सरकार में ये ऑफिशियली जगह दी गई और किसने परमिशन मांगी और किसने इतनी तैयारी हिम्मत से की और ये सरकार ने क्यों करने दी। अगर 2014 से 19 तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम कबर पे पूरे फूल चढ़ाएं या लाइटिंग लगाएं, उसे एक मस्जिद का रूप दें, वो सब चीजें नहीं की, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि टेररिस्ट को एक अच्छी जगह पे उनका सजा के कबर सजाने की ताकत ये बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में हुआ। इसके लिए हुआ कि महाविकास आघाड़ी की सेपरेशन चाहती है, अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से बांटने का काम ये महाविकास आघाड़ी कर रही है और उन्होंने इनको हिम्मत दी, करके ये हिम्मत यहां तक बनी। और जैसे ये चीजें बाहर आई वैसे ही हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सीएम वो एक्टिव में है, पहले उन्होंने डिमोलिश करने का काम ये कबर को किया है। लेकिन नवनीत जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं खुदाई की बात हो गई, यहाँ पर जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वहां काम करते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि तो परिवार कर रहा था, परिवार को इसकी इजाजत दी गई थी। तो ये सवाल तो ट्रस्ट पर है, जिसने ये इजाजत दी, जिसने परमिशन दी, जो उसको सजा रहे थे। यहाँ पर ये आरोप सरकार पर कैसे बीजेपी लगा रही? सीधे तौर पर इस पर उद्धव को, राहुल गांधी को और एनसीपी को क्यों घेरा जा रहा है? मैं आपको सीधी इस तरीके वही बताना चाहती हूँ। हमने पहले डिमोलिश करने का काम किया, आपने बताया कि ट्रस्ट ने उनको परमिशन दी और जिन्होंने भी किया उनके साथ हम मांग भी वही करेंगे कि अगर टेररिस्ट को भगवान के तरीका अगर कोई पूछता है तो वो भी उतना ही बड़ा दोषी है। अगर ट्रस्ट वालों ने परमिशन दी है तो ट्रस्ट के लोगों को भी इसकी सजा होनी चाहिए और उसके साथ जिन्होंने कबर को सजाने का काम किया है वो भी पनिशेबल होने चाहिए, उसकी मांग हम जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। देश में इस वक्त राजनीति के कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर अपनी अपनी मोर्चाबंदी चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आगे बढ़ गई है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए मोदी सरकार की नीतियों को घेरने में लगे हैं। इधर नीतीश कुमार विपक्ष नेताओं को जोड़ने वाले फ्रंट पर जुटे हुए हैं। 3 दिन दिल्ली दौरे के बाद नीतीश कुमार की बिहार वापसी हो गई। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने राजनीति के नए रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी। आज राहुल गांधी पद यात्रा पर निकल गए। ये नागरकोइल है जो कि कन्याकुमारी में आता है। लगभग 23 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी कवर करेंगे और यहाँ पे पूरा काफिला उनका कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ लगातार कोशिश ये है कांग्रेस की ये संदेश देने की कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये आम जनता और नागरिकों की यात्रा है। यहाँ पे आप देखिए जगह जगह बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी है, ये इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। कांग्रेसी नेताओं की पूरी पलटन इस वक्त कन्याकुमारी में डटी है। यात्रा को कामयाब बनाने का हर संभव इंतजाम हो रहा है। राहुल गांधी का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कांग्रेस के लिए सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। पीछे मेरे देख सकते हैं आपके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ में जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं एक नाइटमेयर सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भीड़ एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा ही जो है वो पहुंच गए। हमें भी यहाँ से कह रहे हैं कि कॉर्डर एरिया से बाहर निकली है जो डी है, और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकल रही है। मैं कैंपस दलवीर को बोलूंगी कि पीछे का आपको दृश्य दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सिचुएशन को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर से काफी ज्यादा भारी तादाद में मौजूद हैं। राहुल गांधी की इस पद यात्रा पर राजनीति के जानकारों की नजर है, क्योंकि कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। दफ्तरी राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं। 150 दिन
3,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी मापने की तैयारी है। Millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है और उसी नाम पर बीजेपी ने सवालों की बौछार भी कर दी है। राहुल गांधी जी का अधिकार है वो क्या करें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले कई लोग पूछेंगे कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चल रही है तो उसको जोड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता छोड़ गए उन्हीं के नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हुए। तो शायद कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी जी पहले अपने पार्टी को संभाल लें, फिर बड़े बड़े विषयों के ऊपर में उसके बाद कुछ चिंतन कर सकते हैं। बड़ा हास्यपद बयान है। राहुल गांधी एक डिज्नी प्रिंस की तरह काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी चोरों को पकड़ती है, देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, देश के खजाने को लूटते हैं, वो पकड़ती है। तो आपको किस बात का डर सता रहा है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? सवाल है कि क्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का ये प्रयोग राहुल गांधी को किसी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर होगा? क्या कांग्रेस को वो ऊर्जा, वो उत्साह मिल पाएगा जो उसे गिरकर खड़ा होने में मददगार हो सकेगा? कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं नीतीश की विपक्ष जोड़ो अभियान की दिल्ली यात्रा कल समाप्त हो गई और 3 दिनों में नीतीश ने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की और तमाम संभावनाओं को तलाशा है। फिर वो पटना लौटते लौटते ऐलान करते गए कि इस बार बात थर्ड फ्रंट की नहीं, मेन फ्रंट की होगी। तो हम सबको कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बन, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। 3 दिनों तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की खाक छानने का सिलसिला खत्म हुआ तो नीतीश कुमार का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आया। पटना वापसी से पहले नीतीश दिल्ली में बड़ा ऐलान कर गए। ये तो हम सबको कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। 3 दिन नीतीश खूब व्यस्त रहे। गैर बीजेपी दलों के नेताओं से मुलाकात कर नीतीश ने खूब गहमागहमी बनाई। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं ठहरा हुआ है कि क्या इन मुलाकातों से प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी की गुत्थी तनिक भी सुलझी? क्या राहुल गांधी अपने कदम वापस खींच लेंगे? क्या ममता बनर्जी नीतीश के नाम पर मान जाएंगी? क्या केजरीवाल को नीतीश का दावा मंजूर होगा? स्टालिन हो या केसीआर, दक्षिण के नेताओं का क्या रुख होगा? वैसे ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इतना जल्द और आसानी से मिलने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। अभी तो राजनीति की गंगा में काफी पानी बहाना है, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद भी नीतीश विश्वास के साथ विपक्ष की उम्मीदवारी पर कुछ भी नहीं कह पा रहे। ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे मतलब से जिनको भी कुछ भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। नीतीश जल्दबाजी में नहीं दिख रहे, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं। दिल्ली आकर उन्होंने राजनीति का नया बीज फेंका है, जिसके अंकुरित होने और पौधा बनने में वक्त लगेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि उनकी नजर दिल्ली पर रहेगी तो बिहार का क्या होगा? बिहार में उनकी सरकार के सामने पहले से कई मुश्किलें हैं।
उनका सामना कैसे करेंगे? ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं, तो ये प्रयोग होता रहता है। लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा, न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़कर के सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। नीतीश की माने तो वो जल्द ही दिल्ली दोबारा लौटेंगे। उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात का इंतजार है, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को तो किसी नतीजे का इंतजार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।